गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग नए टॉपिक पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं और हमारा नया टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन। केंद्र राज्य संबंध। और अगर हम भारत के संविधान को देखें तो भारतीय संविधान में देखें भाग 11 यह संघ राज्य विधायी संबंध की बात करता है। और भाग 12 का विस्तार अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक। दूसरा ही भाग 12 यह संघ राज्य वित्तीय संबंध की बात करता हुआ आता। और इसका विस्तार अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300A तक। तीन सौ तक कह ले नहीं। अनुच्छेद 300A जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अगर हम भाग 13 की बात करें, पार्ट 13, तो यह व्यापार वाणिज्य अंतरराज्यीय व्यापारिक वाणिज्यिक संबंध की बात करता। और भाग 13 के विस्तार को देखें तो आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 नहीं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक और इसके अलावा देखें तो जब इसकी हम चर्चा करेंगे तो एक और चीज की हम चर्चा करेंगे। वह क्या है? भाग 10 की भी यहीं पर चर्चा करेंगे। एक मिनट।
भाग 14(1) भी आ जाए पहले। भाग 14(a) जिनमें प्रशासनिक अधिकरणों की चर्चा है। और फिर हम भाग 10 की भी चर्चा करेंगे। प्रशासनिक अधिकरण वाले जो आयाम हैं, अनुच्छेद 323A बी, मतलब 323A, 323B और भाग 10 जो कि अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों से। और इसका संबंध अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 244A। अनड्यू इसमें भी कंफ्यूजन ना रह जाए, इसको अलग ही कर देता। अनुच्छेद 323A, अनुच्छेद 323B। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो चर्चा में आगे बढ़ाता और चर्चा में शुरू करता हूं भाग 10 से ही। भाग 10 जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। भाग 10 क्या कहता है देखें तो आर्टिकल 244, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 244 शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया हम यूज करेंगे अनुसूचित क्षेत्र के लिए, SA का, और जनजाति क्षेत्र के लिए हम यूज करेंगे TA का। TA मतलब ट्राइबल एरिया और SA का मतलब शेड्यूल एरिया। अब आर्टिकल 244 अगर हम देखें तो यह किससे संबंधित है? शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया के प्रशासन से संबंधित है। यह इसके प्रशासन से संबंधित है। क्या कहा गया? तो 5वीं अनुसूची के उपबंध, मतलब इस अनुच्छेद की धारा 1 और धारा 2, धारा 1 का संबंध जाकर के जुड़ता है 5वीं अनुसूची से और धारा 2 का संबंध जाकर के जुड़ता है 6ठी अनुसूची से। छठी अनुसूची से 5वीं अनुसूची के उपबंध
किस पर लागू होंगे? तब पांचवी अनुसूची के उपबंधों का शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु लागू होना। इसका अपवाद क्या है? इस अपवाद को ध्यान में रखने की जरूरत है। अपवाद है असम, मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मिजोरम। जबकि छठी अनुसूची के उपबंध जो हैं किन पर लागू होंगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के इनके जनजातीय क्षेत्रों पर, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे। मतलब पांचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के जो अधिसूचित क्षेत्र हैं और जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन नियंत्रण के संदर्भ में प्रभावी होंगे, जबकि छठी अनुसूची के उपबंध इन चारों के संदर्भ में प्रभावी होंगे। आर्टिकल 244 ए क्या कहता? अनुच्छेद 244 ए क्या कहता है? तो अनुच्छेद 244 ए की अगर हम बात करें तो यह असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाली समाविष्ट करने वाला स्वशासी निकाय के निर्माण और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों के सृजन की बात करता है। यहां जो ध्यान में रखना है कि इसका संबंध स्पेसिफिक असम से जाकर जुड़ता, और यह जोड़ा कब गया था? तो यह जोड़ा गया था 22वीं संविधान संशोधन अधिनियम
1969 के जरिए। बाईसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के जरिए उसको जोड़ा गया था। अब देखें क्या कहता है, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा असम राज्य के भीतर एक स्वशासी राज्य बना सकेगी। देखें, यहां पर बात की गई है एक में असम के भीतर स्वशासी राज्य के गठन की। और क्या बात की गई है, क्योंकि जब तक चीजों को ब्रेक नहीं करेंगे ना, तब तक कंसेप्शन क्लियर नहीं होगा। जिसमें छठी अनुसूची के पैरा 20 में संलग्न सारणी के भाग 1 में विनिर्दिष्ट सभी या कोई जनजातीय क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट होंगे। ये जो स्वशासी राज्य होगा उसमें जो है, जो जनजातीय क्षेत्र है अंशतः या पूर्णतः ट्राइबल एरिया का समावेश होगा। उस ट्राइबल एरिया का समावेश जिसका उल्लेख छठी अनुसूची में मिलता है। उस स्वशासी राज्य के विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित या भागतः नाम निर्देशित और भागतः निर्वाचित निकाय का नहीं, यह इसके लिए क्या करता, विधानमंडल के गठन की बात करता। और इस विधानमंडल का जो गठन किया जाएगा उसका स्वरूप कैसा होगा, या तो निर्वाचित होगा या फिर निर्वाचित और मनोनीत दोनों होगा। सामान्य संदर्भों में समझें, जैसे बोडो स्वायत्त परिषद का गठन किया गया है ना, उसको लिंकअप कर सकते हैं। ख और इसके लिए क्या किया जाएगा, द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन, इसकी भी बात की गई। या दोनों का सृजन कर सकेगी, जिनमें प्रत्येक का गठन और शक्तियां एवं कृत्य वे होंगे जो उस विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। नहीं, अब इस अनुच्छेद की धारा 2 क्या है, खंड 1 में निर्दिष्ट विधि विशिष्टतया राज्य सूची या संवर्ती सूची में प्रगणित वे विषय निर्दिष्ट कर सकेगी जिनके संबंध में स्वशासी राज्य के विधानमंडल को संपूर्ण स्वशासी राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति असम राज्य विधानमंडल का अपवर्जन करके या अन्यथा होगी। इसकी शक्तियां अगर कहें, शक्तियों के हस्तांतरण की बात है,
और शक्तियों का जो हस्तांतरण होगा किसमें, राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषयों के संदर्भ में। नहीं, और ये चीज ध्यान रखेंगे, ये जो बात की गई है इसके लिए अधिकृत किसको किया गया है, संसद को अधिकृत किया जाना। संसद को इस संदर्भ में विधायन हेतु अधिकृत किया जाना। वे विषय परिनिश्चित कर सकेगी जिन पर उस स्वशासी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। उन विषयों को रेखांकित करना, जहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तीसरा, यह उपबंध कर सकेगी कि असम राज्य द्वारा उद्घटित कोई कर स्वशासी राज्य को वहां तक सौंपा जाए जहां तक उसके आगम स्वशासी राज्य से प्राप्त माने जा सकते। मतलब कर राजस्व को उस स्वशासी इकाई को सौंपना। यह उपबंध कर सकेगी कि इस संविधान के किसी अनुच्छेद में राज्य के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत स्वशासी राज्य या क्षेत्र के प्रति निर्देश है, और ऐसे अनुपूरक अनुसांगिक परिणामिक उपबंध कर सकेंगी जो आवश्यक समझे जाएं। पूर्वोक्त प्रकार की किसी विधि का कोई संशोधन, जहां तक वह संशोधन खंड 2 के उपखंड क ख में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित हैं, तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक ये जो संसद को अधिकृत किया गया है, इसके लिए किसकी जरूरत होगी, इसके लिए उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की, और यह प्रस्ताव दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। प्रत्येक सदन द्वारा पारित हो, और प्रत्येक सदन द्वारा पारित हो का मतलब क्या है, प्रत्येक सदन के द्वारा पारित हो का सीधा मतलब है कि ज्वाइंट सेशन इस स्थिति में नहीं होगा। एक ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, और दूसरा कंटेक्स अगर आप जाकर के देखें तो जो अध्यक्ष होंगे, स्पीकर या चेयरमैन होंगे, वे कास्टिंग वोट का प्रयोग नहीं कर सकते, उनके द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस पहलू को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इससे संबंधित जो विधायन होगा, इसके कंटेक्स्ट में कहूं तो नो ज्वाइंट सेशन
नो कास्टिंग वोट। आगे बढ़े। इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन रखने का प्रभाव लगता। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 के तहत इसे संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ये चीजें रेखांकित करने वाली बात है, और रेखांकित करने वाली बात ये इसलिए है क्योंकि अगर थोड़ा सा स्पष्ट करूं तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है संविधान संशोधन जो है, अगर आप जाकर के देखें तो संविधान संशोधन की बात जो है तकनीकी रूप से इसकी चर्चा तकनीकी रूप से अगर आप देखें संविधान संशोधन प्रक्रिया की चर्चा कहां मिलती? थोड़ा सा देखिए, जहां पर नई चीजें आ रही हैं ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन से गुजरते हैं आप, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 368 में मिलती है। और अनुच्छेद 368 में दो चीजों की चर्चा मिलती, एक विशेष बहुमत के जरिए संशोधन, और दूसरा अगर आप जाकर के देखें तो विशेष बहुमत के साथ साथ किसकी जरूरत होती है? तो विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधायिकाओं का समर्थन। नहीं, दूसरी ओर अगर आप देखें तो तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं, तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं, पर संविधान में संशोधन होता है, या कहें परिवर्तन होता है। और इस संदर्भ में अगर आप जाकर के देखें तो कई ऐसे जगह हैं जिन जगहों पर आपको किसकी जरूरत होती है इसके लिए? सामान्य बहुमत के जरिए संशोधन। नहीं, और कई जगहों पर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, अर्थात उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्य जो हैं उनके 2/3 बहुमत। और इसी की चर्चा किसके कंटेक्स्ट में की? असम के कंटेक्स्ट में अनुच्छेद 244A के संदर्भ में,
स्वशासी निकाय हेतु विधायिका या काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के सृजन के संदर्भ में, या दोनों के। अब जैसे अगर देखें तो ये चीजें मेरे लिए भी, ये डायमेंशन जो मैंने आपके साथ चर्चा की, ये चीजें मेरे लिए भी अननोटिस्ड थी। इसकी चर्चा आपको कहीं बुक में नहीं मिलती। तो ये पता कैसे चल रहा है? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गुजर रहे हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं, एक यह भी तरीका है। और एक यह भी तरीका है, तो अगर संविधान संशोधन पर कोई प्रश्न उठा करके पूछा जाता, एक इस डायमेंशन को हम ऐड कर दें एक लाइन में, तो ऑब्वियसली ये हमारे मार्किंग को प्रभावित करेगा। अब अगर आगे बढ़े, अब मैं आता भाग 11 की तरफ। संघ राज्य विधायी संबंध। और इस पर जो मेरी आपके साथ चर्चा हुई थी, तो संघ राज्य विधायी संबंध की चर्चा करते हुए हमने क्या कहा था? भाग 11 का विस्तार जो है वह 245 से 263 तक है। अनुच्छेद 245 टू 263। अब हम देखें, यहां से फिर खूब प्रश्न पूछे जाते। अनुच्छेद 245 क्या कहता? अनुच्छेद 245 कहता है, या संघ या राज्य की विधायी शक्ति के विस्तार की बात करता। और संघ और राज्य की विधायी शक्ति के विस्तार की बात करता हुआ क्या कहता? यह कहता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए, ध्यान रखें, संसद को अधिकारिता है संपूर्ण राज्य क्षेत्र, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए, जबकि राज्य को क्या अधिकार है? राज्य विधानमंडल को संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए। और दूसरी बात क्या है? संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान्य समझी नहीं जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रबंधन होगा। मतलब राज्य क्षेत्रातीत
संसदीय विधि का राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन और इसकी विधि मान्यता। मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशनैबिलिटी के आधार पर उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उसकी लीगलिटी को। अनुच्छेद 246 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 246 कहता है, नहीं, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा विधायन की विषय वस्तु नहीं, अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो इसमें क्या कहा गया? इसकी 4 धाराएं। धारा 1, धारा 2, धारा 3 और धारा 4। नहीं, अगर धारा 1 की बात करें तो खंड 2 और खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी संसद को 7वीं अनुसूची की सूची 1 में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति। 7वीं अनुसूची में संघीय सूची के अंतर्गत, संघीय सूची में शामिल विषयों पर यह शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास। धारा 2, खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी संसद को खंड 1 के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को भी 7वीं अनुसूची की सूची 3 में समवर्ती सूची प्रगणित किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति होगी। मतलब संसद और स्टेट लेजिस्लेटिव दोनों को समवर्ती सूची के विषयों पर विधायन की शक्ति। धारा 3, खंड 1 खंड 2 के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को 7वीं अनुसूची की सूची 2 में, अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो स्टेट लेजिस्लेटिव द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधायन। और 4, संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य क्षेत्र में, राज्य सूची में ही प्रगणित विषय क्यों न हो। मतलब पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज विथ रेस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट
इंक्लूडेड इन ए स्टेट, ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट सच मैटर इज ए मैटर इन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट। एक बार थोड़ा सा फर्स्ट शेड्यूल देख लेने दें इसके कंटेक्स्ट में मुझे। जस्ट मिनट। हाँ, यहां पर क्या कहा गया, धारा 4 में कहा गया पार्ट ए पार्ट बी के अंतर्गत उल्लिखित राज्यों का हिस्सा नहीं, पर भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा। इसके विधायन की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास। यहां पर इस चीज को ध्यान में रखना है, संघ सूची के विषयों पर अधिकारिता संसद के पास होगी, संसद और राज्य विधायिका के पास समवर्ती सूची के विषयों पर अधिकारिता होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव के पास राज्य सूची के विषयों पर अधिकारिता होगी, और भारतीय राज्य क्षेत्र के का हिस्सा जो अनुसूची 1 में उल्लिखित राज्यों का हिस्सा नहीं है, इसके लिए विधायन की शक्ति संसद के पास होगी। अब थोड़ा सा जो है यहां पर कुछ चीजों को रुक करके देखने की जरूरत है। क्या देखने की जरूरत है? प्रश्न यहां से रहेंगे, 7वीं अनुसूची नहीं, 7वीं अनुसूची को देखें तो यह क्या है? संघ और राज्य के बीच विषयों का वितरण। और यहां पर संदर्भ क्या है? विधायी शक्ति का संदर्भ। अब अगर 7वीं अनुसूची में जाकर के देखें तो 3 अनुसूची है, संघ सूची, यूनियन लिस्ट जिसको कहते, राज्य सूची, समवर्ती सूची,
और अवशिष्ट सूची, इसका उल्लेख नहीं है। सेवंथ शेड्यूल में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन जो विषय सातवीं अनुसूची में शामिल नहीं, उनको क्या मान लिया गया? उन्हें अवशिष्ट सूची का विषय मान लिया गया। अब अगर संघ सूची के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो संघ सूची में मूलतः सॉरी 97 विषय थे, और वर्तमान में जाकर के देखें विषयों की संख्या 100 हो चुकी है। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में देखें 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में अगर आप चले जाएं तो विषयों की संख्या 47 थी, मूलतः 47 विषय। वर्तमान में विषयों की संख्या बढ़कर 52 हो चुकी है। नहीं, अगर आप इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो 5 विषय जो हैं पांच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ले जाना, और ये कब ले जाया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, और यह अमेंडमेंट हुआ 1976 में। ये 5 विषय कौन हैं? ये 5 विषय कौन हैं जिनको ले जाया गया? तो पहला विषय है शिक्षा, दूसरा विषय है वन, तीसरा विषय है माप एवं तौल, चौथा विषय है वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण, और पांचवा विषय है न्याय प्रशासन।
ये 5 विषय हैं, जो 5 विषय 1976 के पहले राज्य सूची में थे। और यहां से आप पलट करके देखें, प्रश्न कई बार पूछे गए, राज्य सूची में थे और 1976 के बाद ये समवर्ती सूची में। बार बार जब क्वेश्चन बैंक आप देखते तो वहां से यही आइडिया आपको लगता है कि क्या, और यहां जो 3 विषयों में आपको वृद्धि दिखाई पड़ती है, तीन विषयों में जो यहां वृद्धि दिखाई पड़ती, ये तीनों नए विषय हैं। नहीं, नहीं, ये नए विषय क्या है उस पर भी देख लें। तो ये नए विषय हैं, बयालीसवां संशोधन द्वारा 2A प्रविष्टि, और प्रविष्टि 2A क्या है? सशस्त्र बलों का सिविल सहायता में प्रयोग और इससे संबंधित शक्तियां। दूसरा अगर मूव करें, नहीं तो एक 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 101वां संशोधन, और यह संशोधन कब का है? 2016। और यह संशोधन किससे संबंधित है? नहीं, तो वह है ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मतलब
उत्पाद शुल्क, कुछ विशिष्ट उत्पादों के संदर्भ में। और नहीं, नेक्स्ट तो 92A और 92B। प्रविष्टि 92A और प्रविष्टि 92A इंट्रोड्यूस किया गया किसके जरिए? छठा संशोधन। और यह इंट्रोड्यूस किया गया था 1956। नहीं, इसका विषय क्या था? समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय विक्रय पर उस दशा में कर जब ऐसा क्रय या विक्रय अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है। मतलब टैक्स ऑन इंटर स्टेट ट्रेड। नहीं, सेल और परचेज पर। और अगला डायमेंशन है प्रविष्टि 92B। यह जो है 46 अमेंडमेंट 1986। और यह क्या है? नहीं, टैक्सेज ऑन कंसाइनमेंट्स ऑफ गुड, माल के पारेषण पर इस दशा में कर जिसमें ऐसा पारेषण जो है वह अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान होता है। नहीं, तो यह माल की खरीद बिक्री पर कर की बात ये भी करता। और यहां पर ध्यान रखेंगे ये अदर देन न्यूज है। तो ये मोटा मोटे इतने डायमेंशन हैं जिस डायमेंशन से प्रश्नों की संभावना बन सकती है अगर इन तीन विषयों को छोड़ भी दे। लेकिन वहां पर भी आप देखेंगे तो 101वां संविधान संशोधन जो है कुछ विशिष्ट उत्पादों पर उत्पाद शुल्क का जो संदर्भ है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता। तो अब यहां से आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट में मूव करता अनुच्छेद 246A। यह क्या है? यह है जीएसटी। और 246A कब इंट्रोड्यूस किया गया? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016। नहीं, यह क्या कहता? यह जीएसटी से
संबंधित उपबंध के बारे में है। मतलब इसकी धारा 1 कहती है कि अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 254 में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 254 की मौजूदगी में भी संसद को और खंड 2 के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को नहीं, संसद और राज्य विधानमंडल को जीएसटी के बारे में विधायन की शक्ति, संसद को भी विधायन की शक्ति है। और दूसरा, जहां माल का या सेवाओं का या दोनों का प्रत्यय अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में होता है। दूसरा, अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य की स्थिति में अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य की स्थिति में नहीं, जीएसटी के संदर्भ में विधायन की अनन्य शक्ति किसके पास होगी? विधायन की अनन्य शक्ति संसद के पास होगी। नहीं, जरा हम देख लें कि अनुच्छेद 246 क्या कहता, 246 क्या कहता है और अनुच्छेद 254 क्या कहता है। नहीं, तो अनुच्छेद 246 की जो चर्चा की 7वीं अनुसूची में विभिन्न सूचियों में शामिल विषय और उनके संदर्भ में अभी चर्चा की है, उनके संदर्भ में विधायन की संसद या राज्य विधानमंडल की शक्ति। और हम देखें आर्टिकल 254 क्या कहता, नहीं, यह संसदीय विधि और
एसएल द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि में असंगति की स्थिति की चर्चा करता है। और उस असंगति की स्थिति में कौन सी विधि प्रभावी होगी? तो अगर आप जाकर के देखें तो उस असंगति की स्थिति में आप देखेंगे संसदीय विधि प्रभावी होगी। आगे बढ़े। आर्टिकल 247 क्या कहता? आर्टिकल 247 कहता है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। संसद द्वारा कुछ अतिरिक्त न्यायालयों का की स्थापना। और ये अतिरिक्त न्यायालय किससे संबंधित होंगे? तो इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद अपने द्वारा बनाई गई विधियों के या किसी विद्यमान विधि के जो संघ सूची में प्रगणित विषय के संबंध में, संघ सूची से संबद्ध विषयों के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन के लिए अनुच्छेद 248 क्या है? संसद के पास अवशिष्ट विधायी शक्तियों की चर्चा करता। अर्थात नहीं, ऐसे विषय जो 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में वर्णित नहीं है, जो 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में वर्णित नहीं है। मतलब अगर इसके पर्सपेक्टिव में जाकर के देखें तो यहां जो हमने अभी समवर्ती सूची की चर्चा की, तो समवर्ती सूची की संकल्पना जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, नहीं? और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो अगला जो प्रश्न उभरकर सामने आता वह क्या है? अवशिष्ट शक्तियों पर के संदर्भ में, नहीं? इसकी चर्चा आपको अनुच्छेद 248 में, अनुच्छेद 248 में
संसद में अंतर्निहित करना, और इसका स्रोत क्या है? कनाडा। कनाडाई संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में अंतर्निहित की गई है। नहीं, और स्रोत इसका है कनाडा। आगे अगर बढ़े तो यह कहता है कि अनुच्छेद 246 ए के अधीन रहते हुए संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति होगी। और 2, ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की शक्ति होगी। नहीं, अवशिष्ट मदों में विधायन की शक्ति भी होगी और अवशिष्ट मदों में करारोपण की शक्ति भी होगी। आगे बढ़े। अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधायन की संसद की शक्ति। आर्टिकल 249 क्या कहता, इसके डिटेल प्रोविजन को देखें, क्योंकि फिर यहां से प्रश्न की संभावना बनती है। तो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा ने, इस संदर्भ में देखें, पहल का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास। नहीं, राज्यसभा को क्या करना होगा? उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा दो तिहाई बहुमत द्वारा राष्ट्रीय हित में ऐसा करने के लिए संसद को अधिकृत करना होगा। तो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2 तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है, समीचीन है कि संसद अनुच्छेद 246 ए के अधीन उपबंधित जीएसटी या राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, विधि बनाए
तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है, संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। नहीं, और ऐसे संकल्प की प्रभावशीलता कितने साल के लिए? अधिकतम 1 साल के लिए। नहीं, और नए सिरे से संकल्प पारित कर इस अवधि को एक साल के लिए कितनी बार भी विस्तार दिया जा सकता है? कितनी बार भी विस्तार देना संभव है? इस तरह के प्रश्न अब उठा करके पूछे जा रहे हैं। नहीं, परंतु यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है, तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता, 1 वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद खंड 1 के अधीन संकल्प के पारित होने के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होगी, संकल्प के प्रवृत्त न रहने के पश्चात, यहां पर ध्यान रखें, ऐसे संकल्प के प्रभावी न रहने पर संसद द्वारा बनाई गई विधि की प्रभावशीलता अधिकतम 6 माह तक। अधिकतम 6 माह तक के पश्चात 6 मास की अवधि पर समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों की सिवाय प्रभावी नहीं होगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया। अब इसके बाद आपात उपबंध का रेफरेंस है, तो नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 250 से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा को हम यहीं पर रोकेंगे और नेक्स्ट क्लासेज मंडे को होंगे। मंडे से फिर हम लोग इसी समय पर मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।